आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। प्रीवियस वीडियोस थी जो उसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि व्हाट इज़ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। और साथ में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और हाउ व्हाट आर द केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हमने स्टडी किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आयनिक अब हम पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने सबसे पहले देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है। उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज है। हमने लुईस लैंगम्यूर थ्योरी स्टडी कर ली है और वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को स्टडी कर लिया है। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई और वेस्पर थ्योरी, और उनसे क्या हुआ कि उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी जिनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। जो लुईस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वो सिर्फ शेयरिंग के बारे में बताती है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताती कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, उनके बीच का एंगल क्या होगा। और जो हमारी वेस्पर थ्योरी है वो हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में तो बताती है, बट जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है उसके बारे में कुछ नहीं बताती, ठीक है। यानी कि जो एटम्स हैं उनकी पर्टिकुलर एनर्जी उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताती जो है वेस्पर थ्योरी। तो इसके लिए क्या आई, नई थ्योरी दी हमने इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, जिसका क्या नाम था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब टू एटम्स क्या लेके चलते हैं इसके अंदर, जब दो एटम इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, जब वो एटम्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस का मतलब ये कि वो इतने डिस्टेंस पे है उनके बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जब भी कोई भी दो एटम्स हैं उनकी पर्टिकुलर रेंज होती है एटम की, वो इस रेंज के अंदर क्या है, अपने फोर्सेस को शो करता है। जब भी उनकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उनके बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। जब उन एटम्स को हम क्या करेंगे, क्लोज लेकर के आएंगे, जब दो एटम्स को हम क्लोज लेकर के आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्सेस जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑपरेट करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ऑपरेट करेगा। अब हम मान लो एक एटम लेते हैं, उसके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। सेकंड एटम के पास भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होगा। जब वो पास में आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन करेगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिपल्शन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। और फोर्स ऑफ रिपल्शन जब होता है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। यानी कि जब फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट कर रहा है, रिपल्शन क्या करेगा, दो एटम्स को दूर दूर भेजेगा, और बट हम क्या चाहते हैं वो एटम्स क्लोज आए, तो इसलिए हमें उसके पास एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी उनको क्लोज लाने के लिए। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जब न्यूक्लियस, एक एटम की न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियर को, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। उनके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो क्या रहेंगे, न्यूक्लियस जो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, मीन्स उस एटम को अट्रैक्ट कर रही है, वो क्या करेगी, उसको अपने क्लोज लाएगी और उस प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टू फोर्सेज ऑपरेट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, उनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उस टाइम क्या रहेगी, एनर्जी क्या रिलीज होती है इन अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम जो है, यानी न्यूक्लियस ऑफ वन एटम रिपेल न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स और उनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में भी क्या रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। और फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन पर क्या डिपेंड करता है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे या नहीं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एटम कब कंबाइन होंगे, जब उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो एटम कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कब बनेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो वहां पर कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कब बनेगा, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू गिव H2, ठीक है। तो इस टाइम क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी कब रिलीज होती है, जहां प्लस का साइन प्लस करके लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये क्या हमने प्रैक्टिकली किया। थ्योरेटिकली अगर हम करना चाहें इसको, हमने क्या किया, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिए, H एंड Hb, और उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, E एंड Eb।
ठीक है। हमें पता है कि 1 हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 हम करके लिखते हैं, यानी 1 हाइड्रोजन एटम है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने कहा कि Hc के पास कौन सा एटम है, इलेक्ट्रॉन है, ये है, और Hb एटम के पास क्या है, Eb इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, ये न्यूक्लियस है He एटम की, और ये क्या है इसकी ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये Hb एटम कंसीडर कर लिया इसकी न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर Hb इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हम क्या है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, तो जो ये ब्राउन से है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर भी ये वाली न्यूक्लियस क्या इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये भी क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने ब्राउन से नोट किए गए हैं, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और रिपल्शन क्या होगा, ये वाली न्यूक्लियस इस एटम की न्यूक्लियस को क्या करेगी, रिपेल करेगी। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 2 है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी 2 है। जो डॉटेड रेड लाइन से दिखाए गए हैं ये क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज भी 2 है, नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज भी 2 है। तो बट जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेज का वो ग्रेटर देन किससे है, रिपल्सिव फोर्सेज से। सो H2 मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस का, ग्रेटर देन है किससे, रिपल्सिव फोर्सेस से, इसलिए H2 मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमने क्या कहा था कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस से, तभी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पर इक्वल है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो किस पर डिपेंड करता है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस से, इसलिए उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और वो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर हम यहाँ पर इस फॉर्म में देखना चाहें, यहाँ पर हमने क्या किया, ये H एटम हो गया और ये Hb एटम हो गया। जो ये डॉटेड लाइन है इससे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो पहले ये अट्रैक्शन है ये तो इसके साथ होगी, तो इसके बाद क्या है, पॉजिटिव, और ये Eb में क्या रहेगा, रिपल्शन। जो ब्राउन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपल्शन को, और जो ये है ब्लू कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन को। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अब हम यहाँ पर इसके लिए कर्व भी डिफाइन कर सकते हैं। कर्व कैसे, कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उस कर्व को हम इस फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर क्या किया गया है, हमने पोटेंशियल एनर्जी को लिया है वाई एक्सिस पर और न्यूक्लियर एनर्जी को लिया है एक्स एक्सिस पर। इसमें क्या है, यहाँ पर 0 वैल्यू दिखाई है ये लाइन, और इससे नीचे नेगेटिव वैल्यू, इससे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू। इसके यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब 2 एटम्स थे वो क्या थे, इन्फानाइट डिस्टेंस पे थे, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है, क्योंकि उनके बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ, यानी उनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती रहती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो उनके बीच की अट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, और उनके उससे क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, और इस पॉइंट पर आकर क्या आती है, एकदम से डिक्रीज होती है, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते रहते हैं। बट जो मिनिमम एनर्जी है, जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, मिनिमम एनर्जी है। इस पॉइंट पर क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, यानी पार्शियल ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और जिससे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी H बॉन्ड फॉर्म हो जाता है इस मिनिमम एनर्जी पॉइंट पे। और अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद भी हम क्या करें, उनके बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, तो वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर देन हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर HH जो है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, HH बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 74 पिकोमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आती है, हम इस ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से भी 74 पिकोमीटर आती है, और हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो वहां से भी 74 पिकोमीटर आती है। तो नेक्स्ट आता है, हम He2 मॉलिक्यूल के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। He2 मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, एक हीलियम एटम के पास
हमें He2 बनाना है, यानी 1He प्लस 1He मिलकर के क्या बनाएगा, He2 बनाएगा, यानी 1 हीलियम एटम प्लस हीलियम एटम मिलकर के क्या बनाएंगे, हीलियम मॉलिक्यूल बनाएगा। हमें पता है कि 1 हीलियम एटम के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 होती है। 1 हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने 2 हीलियम एटम कंसीडर कर लिए, एक तो HeA हो गया और एक HeB हो गया। ठीक है, इसके पास क्या है, 1 एटम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। HeA के पास EA1 और EA2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। HeB के पास EB1 और EB2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन देख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो ये न्यूक्लियस इन दोनों एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। और जो ये वाली न्यूक्लियस है ये भी क्या करेगी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कितनी होगी, 1 2 3 4। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने हैं, 4 है। अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन की, फोर्स ऑफ रिपल्शन देखें तो ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अगर हम दूसरे देखते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको भी रिपेल करेगा, तो सॉलिड से नोट कर देते हैं, और इसको भी रिपेल करेगा। ठीक है, और जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी रिपेल करेगा। ठीक है, और इसको तो कर ही रहा है पहले से ही। तो हमारे पास टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी हो गई, इसको भी रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा। ठीक है ना, तो टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। कितनी है टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन, नंबर ऑफ फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो हमें पता है कि अट्रैक्शन फोर्सेस तो 4 है, रिपल्शन फोर्सेस 5 है। तो अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज रिपल्शन इज, जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो क्या हो गए, ग्रेटर हो गए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। हमें पता 5 इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या, He2 मोलिक्यूल डज नॉट फॉर्म। जब उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो He2 मोलिक्यूल कहाँ से बनेगा। तो हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हीलियम मोलिक्यूल है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सेकंड जो हमारा कंसेप्ट आता है वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट आता है, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्शियल मर्जिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, अभी हमने देखा था कि जब मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, वहां पर क्या होती है, ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है। जब पार्शियल मर्जिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्या होती है, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू 2 एटम्स एंड हैविंग अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसकी वजह से, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से, जो बिलोंग करती है 2 एटम्स जिनके पास क्या है, अपोजिट स्पिन है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का। इसके अंदर क्या है, 1s 2 एटम लिए हाइड्रोजन के, दोनों के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है। वो एक को हमने ब्लैक से नोट किया, एक को ब्लू से नोट किया है। ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम की और ये भी 1s, दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगी। तो ओवरलैप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगी। और जो ये रीजन है जिसको हमने राइट से नोट किया, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग रीजन। तो जो ये तो क्या थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, ये तो क्या थी, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम की ऑर्बिटल को हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिल रहा है, H2 मिल रही है, प्लस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
ओवरलैपिंग हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म होती है, एक नई ऑर्बिटल फॉर्म होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल है। ये क्या थी, एटम की ऑर्बिटल थी, ये मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। इसको हम अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ठीक है, 1s ऑर्बिटल हो गई और एक 1s ऑर्बिटल होगी। दोनों हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहती है 1s1 होती है, यानी दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन का, एक डाउनवर्ड स्पिन का, तो दोनों कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, एक अपवर्ड स्पिन का होगा, एक डाउनवर्ड स्पिन का होगा, ठीक है। तो हमें पता है पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर, की चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। वो हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वहां पर क्या है, अगर यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, 4th जो स्पिन है क्वांटम नंबर वो सेम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन फेवरेबल है, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन ओवरलैप, यानी कि जो हम ऑर्बिटल ले रहे हैं, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वहां पर क्या है कि हाफ फील्ड होगी, यानी कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो क्या कर पाएंगी, कंबाइन कर पाएंगी। द ओवरलैप मस्ट बी मैक्सिमम एज फार एज पॉसिबल, जो ओवरलैप है वो मैक्सिमम होना चाहिए जितना पॉसिबल है। जितनी ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल बॉन्ड बनेगा, यानी जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा उतनी ही क्या होगी, हमारा जो ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। मोर द ओवरलैप ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। से रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, यानी F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है, नहीं है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें F की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। F की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से पहले Z पता होना चाहिए। F के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5। जो भी क्लोराइड हेलोजन्स है उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लास्ट में क्या आता है, p5 आता है, np5। n किस पे डिपेंड करता है, उसके पीरियड नंबर पे, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। सेकेंड वाले के लिए भी लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम है। फर्स्ट फ्लोरीन एटम के पास क्या होंगे, 1s2 यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 इसके पास भी 2 है, और 2p5 यानी 1 2 3। पहले तो क्या होंगे, ये हाफ सारे फील्ड होंगे, फिर उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी। सिमिलरली हम क्या करें, नीचे वाले उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं 1s2 2s2 2p5 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 1s हो गई, ये 2s हो गई और 2p हो गई, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, हाफ फील्ड है, और यहाँ पर क्या है, इसकी जो स्पिन होगी, हम इसकी स्पिन क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर अपोजिट स्पिन लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी स्पिन है ये अपोजिट स्पिन लेकर के चलेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर इसकी अपवर्ड स्पिन लेकर के चलेंगे, यहाँ पर इसकी डाउनवर्ड स्पिन लेकर के चलेंगे, तब भी क्या होगी, हम इसकी पेयरिंग शो कर पाएंगे, नहीं हम इसकी पेयरिंग शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ इस ऑर्बिटल से फॉर्म होगा, इनकी पेयरिंग हो जाएगी, और इनकी पेयरिंग से क्या बनेगा, एफ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इनकी पेयरिंग से क्या बनेगा, एफ बॉन्ड बन जाएगा, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसको कहेंगे एफ बॉन्ड। अगर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ
HF मॉलिक्यूल। सिमिलर है, हमें F की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 1s 2s 2p, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल था, एक है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या होगी, 1s होती है, 1s1 होती है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, अपोजिट स्पिन का है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ऐसे कंबाइन होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, F और ये सिंगल बॉन्ड H, यानी FH या HF एक ही बात है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करो। थर्ड हम लेकर चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमें पता है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको 1s2 2s2 2p4। ये क्या हो गया। सिमिलरली O2 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है, तो हम उनको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर हम फिल करें इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे, 1s के अंदर 2 है, 2s2 के अंदर 2 है, 2p के अंदर 4 है। पहले हाफ फिल्ड आएगा, फिर डबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सेकेंड जो है हमारा एटम 1s2 2s2 2p4, पहले हमने क्या किया, सिंगल फील्ड किया, उसके बाद हाफ डबल फील्ड कर दिया। तो यहाँ क्या है, हमारे पास दोनों के पास क्या है, हाफ फील्ड है। ये क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी, ठीक है। ये क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कंबाइन करके एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगी, यानी कि ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 2 बॉन्ड फॉर्म कराएंगे, यानी O2 ऐसे बनेगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ H2O हो गया, फॉर्मेशन ऑफ NH3 है, फॉर्मेशन ऑफ N2 है, ठीक है। इनमें से एक करवा देती हूँ, बाकी दो आप अपने आप ट्राई करें। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। H2O मॉलिक्यूल के लिए करवा देते हैं। H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन की पता है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s1 है, और ऑक्सीजन की पता है 1s2 2s2 2p4 है, ठीक है। हम ऑक्सीजन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 1s कर लेते हैं, 1s 2s 2p, ठीक है। और हमें ड्रॉ करनी है, पहले हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1s 2s और 2p, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के लिए हो गया, और इसकी ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। अब हमें हाइड्रोजन एटम, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और एक को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते, क्योंकि हमें बॉन्डिंग शो करनी है, ओवरलैपिंग शो करनी है, तो उसके लिए हमें अपने अकॉर्डिंगली शो करना पड़ेगा। तो जो यहाँ हाइड्रोजन एटम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो यहाँ हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, इस एटम की इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी, और इस एटम की यहाँ इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की पेयरिंग से क्या होगा, एक एटम इधर से आएगा, ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, तो ऑक्सीजन का एक H और फिर एक H, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से, यानी कि H और H, कैसे ही रिप्रेजेंट करो आप, एक ही बात है। हमने इसकी जो वेस्पर थ्योरी से स्ट्रक्चर देखी थी
और ये क्या इसकी शेयरिंग दिखा रहा है। बाकी तो एग्जाम्पल आप अपने आप ट्राई करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।